हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। तो आज स्टार्ट करते हैं कैल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क से। तो यहाँ से समरी को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट सवाल कि समरी को पढ़ करके या सुन करके एग्जैक्टली आप क्या सीखने वाले हैं। तो इसका जवाब ये है कि आपको समरी को पढ़ने या सुनने के बाद में पता चलेगा कि कैसे आजकल प्रोफेशनल लोग क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे जोर देते हैं और कैसे ये चीज़ आज के यंग प्रोफेशन को किसी पपेट्स की तरह बना रही है, जो एक साथ मल्टीपल ईमेल्स और प्रोजेक्ट्स को निपटाने के चक्कर में मल्टीटास्किंग करने लगते हैं, जिससे उनके काम में वो क्वालिटी जिसे कि डीप वर्क कहते हैं वो नहीं आ पाती है। और डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ काम करने से है। जी हाँ, जिसका मतलब ये मतलब भी है कि आजकल के प्रोफेशनल लोगों को अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। कैल न्यूपोर्ट जो कि MIT से पढ़े हैं और इस बुक की ऑथर भी है, वो ये भी क्लेम करते हैं कि कॉर्पोरेट रेस को खुद को बचाने का सबसे जो बढ़िया तरीका है वो है कि आप कुछ टाइम के लिए टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से ब्रेक ले लें और खुद को कुछ क्वालिटी टाइम दीजिए, जैसे कि आपको अकेले में सेल्फ एग्जामिनेशन करने का मौका मिले और आप अपनी कमियों और इम्प्रूवमेंट्स पर गौर कर सके। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि ये जो डीप वर्क है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इसलिए कि डिस्ट्रैक्शन एक बुरी आदत है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये आपको मिनिमम टाइम पे पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ में लेकर जा सकता है। तो ये समरी 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है द आइडिया, जिसमें 3 चैप्टर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर को, जहाँ पे हमको पता लगेगा कि डीप वर्क वैल्यूएबल क्यों है। इसका मतलब ये है कि अगर हम सोसाइटी में सिग्निफिकेंट जगह बनाना चाहते हैं तो हमको ये 2 चीज़ को करनी पड़ेंगी। पहली तो ये कि मुश्किल चीज़ों को लर्न करने की एबिलिटी, और दूसरी ये कि किसी भी इम्पोर्टेंट टास्क को क्वालिटी और स्पीड के साथ फिनिश करने की एबिलिटी। तो हाई क्वालिटी वर्क अचीव करने के लिए हमें एक इक्वेशन को लेना पड़ेगा जो कि इस तरीके से है: हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू टाइम स्पेंड प्लस मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी ऑफ फोकस। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर हाई क्वालिटी का काम करना होगा तो या तो उस पर ज़्यादा टाइम लगाओ या अपना फोकस इंक्रीज करो। वेल रिकग्नाइज स्कूल के टॉपर स्टूडेंट को ऑलरेडी ये इक्वेशन मालूम है, जिससे कि वो अपना फोकस इंक्रीज करके कम टाइम में ही क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कोई भी फोकस्ड वर्क करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम मल्टीटास्किंग से ज़्यादा बचते हुए डीपली उस काम को करें। हालांकि हमारे आजकल के लाइफ में मल्टीटास्किंग करना एक रूटीन सा बन गया है, मतलब आदत ही हो गई है। अब सोफी निरोल को ले लीजिए, जो कि एक रिसर्चर है, और ये साबित करते हैं कि अटेंशन रेगुलेशन नाम की एक चीज़ होती है। जी हाँ, टास्क ए को फिनिश किए बिना जब आप टास्क ए से बी की तरफ मूव करते हैं तो होता ही है कि हमारा दिमाग उस वक्त भी टास्क ए के बारे में ही सोच रहा होता है, और ये रेसिड्यू जितना इंटेंस्ड होगा उतना ही खराब हम टास्क बी पर परफॉर्म करेंगे। तो जब हम डीप वर्क की टेक्निक को सीखेंगे जो कि समरी में दी गई है और उन्हें अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, तब कहीं जा करके हम कम टाइम में भी हाईएस्ट क्वालिटीज़ वर्क प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो चलिए चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि डीप वर्क रेयर होता है। जी हाँ, टॉम कोहेन ने देखा कि हर रोज़ उनका 1.5 घंटा तो सिर्फ ईमेल्स पढ़ने और उनका रिप्लाई देने में ही निकल रहा है। तो उन्होंने सोचा कि इसका कंपनी पर क्या असर पड़ता है और एक इंडिविजुअल का उसकी कंपनी में क्या कंट्रीब्यूशन होता है। तो उन्होंने कुछ डिटेल्स जमा करे, जैसे कि सारे सेंट ईमेल्स, टाइपिंग की स्पीड, रीडिंग स्पीड और एम्प्लॉइज़ की सैलरी। उन्होंने एनालिटिकल सिस्टम से इससे निकाल करके देखा तो उन्हें पता चला कि हर ईमेल को पढ़ने और लेबर के हिसाब से 95 सेंट्स का पड़ता था। तो बहुत सारी कंपनी जैसे कि फेसबुक वगैरह द हॉल का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर रही है, जिसमें एक ओपन स्पेस ऑफिस रहता है और हर एम्प्लॉय को कोई अलग सा केबिन दे दिया जाता है ताकि वो आपस में इंटरेक्ट कर सके और अपने आइडियाज़ को शेयर कर सके। लेकिन ये उन्हें डिस्ट्रैक्ट भी करता है क्योंकि ये उन्हें डीप वर्क जोर से बाहर रखता है। वैसे अक्सर लोग बिजनेस को प्रोडक्टिविटी से कंफ्यूज करते हैं। अपनी जॉब में वैल्यूएबल होने या प्रोडक्टिव बनने के बारे में कोई क्लियर नॉलेज ना होने की वजह से बहुत सारे नॉलेजेबल वर्कर्स वही गलती करते हैं जो प्रोडक्टिविटी दिखाने का इंडस्ट्रियल इंडिकेटर है, यानी एक साथ बहुत सारी चीज़ें करना। ऐसा बहुत सारे
लोग करते हैं, वो अपने सामने पड़े किसी भी काम को करने लग जाते हैं ताकि उन्हें लगे कि वो बहुत सारा काम करते हैं। और साथ ही जैसा कि आजकल ट्रेंड है, जो काम इंटरनेट से रिलेटेड है वो तो प्रोडक्टिव माना जाता है। तो इन्हीं सब रीजन से डीप वर्क रेयर होता जा रहा है, जो कि एक तरीके से आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जो डीप वर्क कर सकता है वो किसी से भी कॉम्पिटिट कर लेगा और अपने साथ काम करने वाले को आसानी से पीछे छोड़ देगा। तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जो कहता है कि डीप वर्क मीनिंगफुल है। जी हाँ, रिक यूलर एक ब्लैक्समैन में थे। वो एंसेंट और मेडिटेबल मेटल वर्क की प्रैक्टिस में स्पेशलिस्ट थे, जिन्हें वो बड़ी मेहनत से अपने शॉप में क्रिएट करता है। अगर उसे एक तलवार बनानी है तो उसे हाथ से बनाने में पूरे 8 घंटे लगेंगे और हर बार हथौड़े की चोट ब्लेड के एक खास पॉइंट पर ही पड़नी चाहिए। तो इस तरीके के काम में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए और किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। और आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस आदमी का कोई फेसबुक अकाउंट क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ के ऊपर अपना अटेंशन फोकस करने की एबिलिटी हमारी लाइफ की क्वालिटी को बहुत बड़े लेवल पर अफेक्ट करती है और ये आपका एक्सपीरियंस लेवल भी बढ़ाती है। जिसे लोरा अपने पेशेंट्स की ब्रेन एक्टिविटी जांचने के लिए MRI स्कैनर यूज़ करती है। तो वो जानना चाहती है कि ब्रेन का एक हिस्सा, जैसे कि एमिगडाला कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इमेजेस पर कैसे इमोशनल रिएक्शन करता है। तो उसने देखा कि छोटे पेशेंट दोनों पिक्चर से अफेक्टेड होते हैं, जबकि बहुत से पेशेंट सिर्फ पॉजिटिव पेशेंट्स इमेज से ही इफेक्टिव होते हैं। लेकिन इससे ये बात साबित नहीं होती कि बड़े लोग बहुत सुखी थे इसीलिए उन्हें पॉजिटिव इमेज ज़्यादा अच्छा लगी, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनका ब्रेन इस तरीके से रीवायर्ड हो गया था कि जो उन्हें नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव चीज़ों को अप्रिशिएट करने में इंस्पिरेशन देता था। तो अपने अटेंशन को इस तरह मैनेज करके इन लोगों ने अपने लिए ये दुनिया थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ले ली थी। और कमाल की बात तो ये है कि ये सब विचारों को यानी कि थॉट्स को बदल करके किया था, ना कि किसी बाहरी बदलाव से। तो ये बात भी साबित हो गई है कि छोटी छोटी चीज़ें जो पॉजिटिव लगती है, जैसे कि ईमेल या फिर कोई ओल्ड फ्रेंड से मिलना या फिर ऑफिस पॉलिसीज़ पर बात करना, ये सब मिलकर के आपके दिमाग में एक इमेज बिल्डअप कर लेती है, जिससे लगेगा कि हमारी लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल है, कितना टेंशन है और कितना डिप्रेशन है। और वो इसीलिए कि इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर हम अपना डिवाइडेड अटेंशन देते हैं। तो अपना टारगेट हमेशा केयरफुली चुनें और फिर उस पर अपना फोकस लगाएं। इन शॉर्ट कहे तो आपको एक फोकस्ड लाइफ जीने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि सबसे बेस्ट है। जैसे कि चिक्सन-बिहाइंड एक फेमस साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने ECM यानी कि एक्सपीरियंस सैम्पलिंग मेथड, जो कि ऐसे टेक्निक है जिसे हम खास मोमेंट पर अपनी फीलिंग्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब ये इससे साबित होता है कि आपके लाइफ के जो भी बेस्ट मोमेंट आपके साथ होते हैं, एग्जैक्टली वो तब होते हैं जब आपका माइंड और आपका बॉडी किसी डिफ़िकल्ट और कीमती चीज़ को हासिल करने के लिए खुद ब खुद पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाता है। और इसी स्टेट में हम सबसे खुश हो सकते हैं और इस मेंटल स्टेट को फ्लो कहा जाता है, जिस पर बुक भी लिखी जा चुकी है। तो इसी के साथ पार्ट 1 द आइडिया यहीं पे ख़त्म होता है। अब आगे पार्ट 2 की बात करें तो द रूल्स। जी हाँ, डीप वर्क को अचीव करने के लिए कुछ रूल्स है, कुछ मेथड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेथड है वर्क डीपली। यूडोमोनिया मशीन एक ग्रीक कॉन्सेप्ट है, जो कि एक रूम के बारे में है जहाँ इंसान अपनी फुल पोटेंशियल और एक एक्सट्रीम फोकस स्टेट तक पहुँच सकता है। तो ये एक ऐसा स्पेस होता है जहां हम डीप वर्क को कर सकते हैं। ये 5 कमरों वाला स्पेस है जो कि आपस में कनेक्टेड है। और कमरा नंबर 5 में पहुंचने के लिए आपको पहले रूम नंबर 4, 3, 2, 1 से गुजरना पड़ेगा। तो आप मशीन के किसी भी स्टेज को बाईपास नहीं कर सकते हो। फर्स्ट रूम में आपको हल्का सा स्ट्रेस दिया जाता है, ये बताने के लिए कि आप जो काम करने वाले हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड रूम में आपके अंदर काम से रिलेटेड क्यूरियोसिटी को जगाया जाता है, ताकि आप उसके बारे में सोचने लग जाए। थर्ड रूम में आपको सारे रिकॉर्ड मिलेंगे जो कि आपका काम पूरा करने के लिए ज़रूरी है, ताकि आप जब काम शुरू करें तो उसे बीच में छोड़ करके ना जाना पड़े। फोर्थ रूम में आप अपने काम से रिलेटेड सारे आइडियाज़ को एक कागज़ में लिख देते हैं। और जो फिफ्थ रूम होता है वो है साउंड प्रूफ, यानी कि सबसे अलग, ताकि उस काम को करने समय कोई भी साउंड ना आए, ना डिस्टर्ब कर सके। तो यही रूम है जहाँ पे डीप वर्क होता है। अब 90 मिनट कॉन्स्टेंट रहते हैं और 90 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जिससे कि आपको अपने ह्यूमन ब्रेन
का मैक्सिमम फ़ायदा मिलता है। लेकिन बदकिस्मती से ये विज़न हमारे करंट रियलिटी से अभी कोसों दूर है। इसके बजाय हम अभी भी ना खुद को ओपन स्पेस ऑफिसेज़ में पाते हैं, जहाँ इनबॉक्स के मैसेज और ये ईमेल्स नेगलेक्ट नहीं किए जा सकते हैं और लगातार मीटिंग्स चलती ही रहती है। ये ऐसे सेटिंग्स होती है जहाँ पे कलीग्स बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स के बदले आपसे अपने ईमेल का क्विक रिस्पॉन्स चाहते हैं। और इस बुक के हिसाब से माने तो आप एक तरीके से एक सैलो वर्क, यानी कि ऐसा काम जिसे करने में कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है और उसके रिजल्ट का तो अता पता भी नहीं है, तो इस काम को कहते हैं सैलो वर्क, जो कि करने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आप रूल्स फॉलो करते हैं तो अपने काम में वही सेम इफेक्ट पा सकते हैं जैसे कि आप किसी यूडोमोनिया मशीन के अंदर हो। जी हाँ, डीप वर्क की हैबिट डेवलप करने के जो सीक्रेट है वो यही है कि गुड इंटेंशन के साथ आगे निकला जाए। डीप वर्क की स्टेट में आने की कोशिश करना और अपने डेली वर्किंग लाइफ में वो रूटीन और स्टेप्स को ऐड करना जो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि आपको विल पावर को मिनिमाइज अमाउंट में यूज करके आपको एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में रखे जिसमें आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल ना टूटे। क्योंकि विल पावर तो एक मोबाइल बैटरी की तरह है जो टाइम के साथ में कम होते जाता है। यहाँ पर हम आपको 4 ऐसे स्ट्रेटजीज बताएंगे जो कि माइंड को डीप वर्क के स्टेज में लेकर के जा सकती है। सबसे पहले मोनेस्टिक अप्रोच। ये स्ट्रेटजी केवल इस बात पर बेस्ड है कि लाइफ के हर डिस्ट्रैक्शन को खुद को आइसोलेट रखा जाए। इस अप्रोच में किसी मंक या पुजारी की तरह ही होते हैं जो कि खुद को किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ से हमेशा दूर रखते हैं। जैसे कि हम किसी आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स के अलावा किसी और के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखते हैं। तो अब इसे और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं डोनाल्ड डक का। तो कंप्यूटर साइंस में अपने कई सारे इनोवेशन के लिए ये बहुत फेमस है, खास तौर पर एनालाइजिंग एल्गोरिदम को परफॉर्मेंस के डेवलपमेंट के लिए, जो बहुत ही मुश्किल अप्रोच है। तो जब हम स्टैनफोर्ड में उनकी वेबसाइट चेक करेंगे तो वहाँ पर हमको उनका कोई ईमेल एड्रेस नहीं मिलेगा। हाँ, एक नोट जरूर मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि 1 जनवरी 1990 से मैं काफ़ी खुश हूँ जब से मेरा कोई ईमेल एड्रेस नहीं है। 1975 यानी कि 1975 तक मैं ईमेल यूज़ करता था और मुझे लगता था कि लाइफ के 15 साल बहुत होते हैं ईमेल यूज़ करने के लिए। ईमेल इन लोगों के लिए बड़े काम की चीज़ है जिनकी लाइफ का रोल टॉप में रहना होता है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरा रोल चीज़ों के बॉटम में है और इसका यूज़ ना करके मुझे मिलता है अनइंटरप्रेट कंसंट्रेशन और बहुत सारा टाइम जिसे मैं स्टडी कर सकता हूँ। तो बेशक उन्होंने खुद को दुनिया से अलग थलग नहीं रखा था, क्योंकि उन्होंने अपना पोस्टल एड्रेस दिया था। उनका कहना था कि उनका असिस्टेंट लेटर्स को छाट करके रखता है और जो इम्पोर्टेंट लेटर्स होता है वो उनका रिप्लाई देते हैं। मोनिस्टिक फिलोसॉफी की प्रैक्टिस करने वाले एक वेल डिफाइंड और हाईली वैल्यूड प्रोफेशनल बोन होता है जिसे वो पूरी तरीके से फॉलो करते हैं और उनके प्रोफेशनल सक्सेस का ज़्यादातर क्रेडिट इसी एक चीज़ को बहुत बढ़िया ढंग में फॉलो करने को जाता है। तो इसी के साथ अब आगे जानते हैं दूसरे स्ट्रेटजी के बारे में जो है बाय मॉडल अप्रोच। जी हाँ, ये स्ट्रेटजी उनके लिए है जो कि खुद को पूरी तरीके से दुनिया से अलग नहीं रख सकते हैं। रेवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट और थिंकर्स कार्ल जंग ने यही स्ट्रेटजी अपनाई थी। वो सुबह कुछ घंटे अपने कमरे में बंद होकर के लिखते रहते थे और फिर फॉरेस्ट में वॉक करते हुए जो भी लिखा होता उस पर सोच विचार करते थे और फिर उन्हें बाद में अपने लेक्चर्स अटेंड करने के लिए भी जाना रहता था और पैसा कमाने के लिए क्लिनिक पर भी। तो इस फिलोसॉफी के हिसाब से आपको अपना टाइम डिवाइड करना है, जिसमें से कुछ टाइम स्लॉट सिर्फ उन कामों को देना है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बाकी टाइम आप अपने दूसरे कामों को दीजिए। अपने डीप टाइप में बाय मॉडल वर्कर मोनेस्टिकली काम करता है। वो अपना सेल फोन ऑफ करके हर चीज़ से दूर रहेंगे। जैसे कि आप अपने रूम में 2 घंटे के लिए पढ़ने चले गए और आपका फ़ोन भी बंद है जिससे कि आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी और फिर आप रूम में बाहर आकर के 1 घंटे के लिए फिर से नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो ये बाय मॉडल फिलोसॉफी इस बात पे बिलीव करती है कि डीप वर्क से एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी लाई जा सकती है, लेकिन तभी जब इसे करने वाला मैक्सिमम कंसंट्रेशन के साथ काम करे। एक ऐसा स्टेट जहाँ पे रियल में ब्रेक थ्रू होता हो।
जी हाँ, और इसी के साथ थर्ड टेक्निक है जो है रिदमिक फिलोसॉफी। जैसा कि इसे कुछ लोग कहते हैं कि द चेन मेथड। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हर दिन कोई एक खास एक्टिविटी करने के लिए एक खास टाइप को चूज किया जा सकता है, और हर रोज जब भी आप अपना वो टास्क खत्म कर ले, आपको कैलेंडर पे एक बड़ा सा रेड क्रॉस लगाना होगा। ये तब तक करते रहें जब तक आपका रेड क्रॉस की चेन बढ़ती हुई ना देख सके। तो बस ध्यान रखें कि ये चेन कटल्स यानी कि एक्शंस आपको क्या लेने होंगे। आइए इसी के साथ जानते हैं फोर्थ स्ट्रेटजी के माने में, जो है जर्नलिस्ट अप्रोच। जब आप पूरा दिन बहुत बिजी होते हैं तो आपको इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप किसी जर्नलिस्ट की तरह एक्ट कीजिए। जैसे आपको फ्री टाइम मिले, भले आप आधा घंटा, तो आप अपने डीप वर्क करें। इसका मतलब है कि आपको पता है कि आपको 5 से 5:30 फ्री रहना है, तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दे और किसी आइसोलेट जगह पे अपने इंपॉर्टेंट टास्क को पूरा करने के लिए बैठ जाइए। बस यानी कि एक्शंस आपको क्या लेने होंगे वो पता करना पड़ेगा। तो अपनी बुक ऑन द ओरिजिन स्पेशलिस्ट के दौरान चार्ल्स डार्विन के वर्किंग लाइफ का बड़ा स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर रहा है। जैसा कि उन्होंने फ्रांसिस ने बताया था कि चार्ल्स डार्विन सुबह 7 बजे उठ करके एक शॉर्ट वॉक पे जाते थे, फिर अकेले बैठ करके अपना नाश्ता करते थे और 8 से 8:30 के बीच में वो स्टडी करने चले जाते थे। अगले 1 घंटे तक वो एक दिन के पहले दिन तक के लेटर्स को चेक करते थे, जिसके बाद वो 10:30 से दोपहर तक में स्टडी करते थे। इस स्टडी के बाद में वो अपने ग्रीन हाउस से सारी प्रॉपर्टी का एक गोल चक्कर लेते हुए उन आइडियाज़ पर जो उन्हें चैलेंजिंग लगते थे गहराई से सोच विचार किया करते थे, जब तक कि उन्हें अपने थिंकिंग से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। तो उनकी जो वॉक है वो चलती रहती थी। उसके बाद ही वो उनके उस दिन के काम को फिनिश डिक्लेयर करते थे। तो बेशक ना हम ये नहीं कह सकते कि आप भी यही सब करें, डिट्टो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट मत करें, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए। एंड आई थिंक अभी तक सुनने के बाद में आपको फील भी आ रहा होगा कि ये तो मतलब ठीक है, बेस्ट है, करना ही चाहिए या कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट मिला है लोगों को। तो आप कहाँ काम करेंगे और कितनी देर, इसके बारे में पहले से सोच करके रखें, क्योंकि आपको कोई लोकेशन तो चूज़ करनी ही पड़ेगी जहाँ पे आप डीप वर्क कर सके और एफर्ट दे सके। एक बार जब आप स्टार्ट करेंगे तो कैसे आप उस पर काम करेंगे इसके बारे में भी पहले से ही सोच लें। इसके लिए आपको रूल्स और प्रोसेस चाहिए कि आपको एफर्ट्स और स्ट्रक्चर्ड हो पाए, जैसे इंटरनेट ऑफ करना वगैरह, ताकि डीप वर्क करते समय आपका टाइम वेस्ट ना हो, ताकि ये सब सोचने से आपकी विल पावर बैटरी ख़त्म ना हो। आप कैसे अपने वर्क को सपोर्ट करेंगे, आपको इसके लिए एंश्योर करना पड़ेगा कि आपको ब्रेन को हाई लेवल डेप्थ तक जाने के लिए सपोर्ट मिल सके। एग्जाम्पल के लिए आप अपनी शुरुआत 1 कप कॉफ़ी के साथ कर सकते हैं, और साथ में पहले से ही सब कुछ सोच करके रखना पड़ेगा, जैसे कि हमारी मेंटल एनर्जी ये सोचने में बर्बाद ना हो कि उस जूमिंग पर क्या करना पड़े, क्या जरूरत पड़े। और आगे जानते हैं इसके साथ मेक ग्रैंड जेस्चर। जैसे कि हैरी पॉटर सीरीज की लास्ट बुक घर पर ख़त्म नहीं हो पाई थी, कुत्तों के भौंकने, बच्चों के शोर शराबे और विंडो क्लीनर के शोर के वजह से उनका डीप कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, एक ग्रैंड जेस्चर रखा और सीधे वो एक होटल में रहने के लिए चले गए, जो महंगा तो था लेकिन वहाँ जाकर के वो शांति से डीप वर्क में आसानी से जा सकते थे। तो जब आप इस स्टेज पे जाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसका आपको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आप इससे 100% कुछ ना कुछ ज़रूर अचीव करेंगे और टाल मटोल से भी बचे रहेंगे। तो क्या आपको अकेले काम करना चाहिए? सवाल ये है। कोलैबोरेशन में नए आइडियाज़ और इनोवेशन को जन्म देता है। हालांकि इस वजह से आपका कंसंट्रेशन नहीं छूटना चाहिए। बेशक दूसरों से इंस्पायर्ड हो, मगर डीपली सोचने के लिए अकेले रहे। हाँ, अगर कोई आपके साथ आपकी ही तरह सोचने वाला हो तो बात दूसरी है, तब तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और अगर किसी बॉस की तरह एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो इंटेल कि जैसे बड़ी कंपनी में एक पब्लिश रिसर्च के बेस में स्ट्रेटजी अपनाई और रिसर्च में सीईओ को डिस्क्राइब करके ये बताया कि करना क्या है, ये नहीं कि करना कैसे है। और इन दोनों सवाल में काफ़ी डिफरेंस है, जिसे फोर डिसिप्लिन ऑफ एक्सपीरियंस से समझाया गया है। और यही सेम प्रिंसिपल डीप वर्क के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। फर्स्ट डिसिप्लिन है वाइल्डली इंपॉर्टेंट पर फोकस करें। छोटे छोटे कई सारे गोल्स अचीव करने से ज़्यादा इजी रहेगा कि आप सिर्फ
डीप वर्क पर ज़्यादा ध्यान दें और इसमें मोटिवेशन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है। दूसरा डिसिप्लिन है लीड मेजर्स पे एक्ट करें। किसी भी फील्ड में इम्प्रूव करने के लिए आपको एक तरह का फीडबैक चाहिए, तो उसके लिए 2 तरीके हैं जिससे कि आप अपने परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, और ये है लेग मेजर्स और लीड मेजर्स। और कई बार ऐसा होता है कि कितना ही कुछ क्यों ना हो, ये जो लेजीपन होता है, वो आलस, ये जाता ही नहीं है। तो हम कहेंगे कि इस किताब के अकॉर्डिंग लेजी बनना भी हमारे लिए अच्छा है। जी हाँ, खुश हो जाइए। हमेशा खुद को मौका दीजिए कि आप कुछ देर के लिए सब कुछ बंद कर दीजिए, ताकि काम में आप अपना बेटर आउटपुट दे सके। इसका मतलब है रेस्ट करना, यानी कि आराम करना। और पहला रीज़न ये है कि जब आप रेस्ट करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी इंप्रूव होती है। जब भी आप रेस्ट मोड में होते हैं तो आपका अनकॉन्शियस माइंड कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा बड़े इंफॉर्मेशन को बेहतर ढंग से टैकल कर पाता है, बजाय तब जब आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंप्रूव होती है। और दूसरा रीज़न ये है कि आपको एनर्जी रिचार्ज करने के लिए हेल्प करता है, जिससे कि आप डीपली वर्क कर सकते हैं। और तीसरा रीज़न ये है कि ज़्यादातर काम करते टाइम आपकी मैक्सिमम एनर्जी यूज़ हो जाती है, जिससे आप थक जाएंगे और फिर शाम को आप अपना डीप वर्क नहीं कर पाएंगे। तो बात ऐसी है कि आपके लिए ना रेस्ट करने का बेस्ट आइडिया है। हाँ, वो बात अलग है कि आपने पूरे दिन गधों की तरह सेलो वर्क किया, यानी कि बिना दिमाग का काम किया है, तो आप नहीं थकेंगे। चलिए, ये सब बातें हो गई है, तो आगे रूल नंबर 2 यानी कि मेथड नंबर 2 पे फोकस करते हैं, जो है बोर्डम को गले लगाएं। मतलब ये कि जुइस आदमी था जो हर सुबह उठ करके अपने रिलीजियस किताबें पढ़ता था। बार बार एक ही बुक को इस तरीके से पढ़ने से उसका दिमाग इस तरीके से ट्रेंड हो गया था कि वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ में हर दिन किताबें पढ़ता था। हाँ, कंसंट्रेशन इस तरीके से प्रैक्टिस करके एक्चुअली अचीव की जा सकती है, मगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं। तो हम सबके अंदर ये एबिलिटी है कि मगर हम इसे ट्राई करना ही नहीं चाहते। चलिए, फिर से एक बार पता चल गया है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। वैसे हमेशा ये भी ध्यान रखना होगा कि फोकस करते हुए बीच बीच में ब्रेक लेते रहे, ना कि ब्रेक लेते हुए फोकस करें। ये ऑब्वियस सी बात लगेगी, मगर सच भी है कि इसीलिए ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पहला पॉइंट अगर देखें तो हमारे काम में इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ होता है, या हमारी बहुत सारी ईमेल्स का रिप्लाई करना पड़ता होगा, तो भी ये स्ट्रेटजी आपके काम आ सकती है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस बात का से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने इंटरनेट इंटरवल्स को कैसे शेड्यूल करते हैं, मगर स्ट्रिक्टली आपको थोड़ा फ्री टाइम अपने लिए देना पड़ेगा जिसमें इंटरनेट का बिल्कुल यूज़ ना हो। और थर्ड पॉइंट ऐसा है कि अपने घर और अपने ऑफिस में अगर आपने ये फिक्स कर लिया है कि आप इंटरनेट का यूज़ सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम में ही करेंगे, तो आपके कंसंट्रेशन आप बहुत इम्प्रूव हो सकती है। और आगे थर्ड रूल है सोशल मीडिया को छोड़ दे। इसको बट बात इससे लोगों को दुख तो होगा, बट बात ऐसी है कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कनेक्टेड इंसान उसने 25 डेज़ के लिए अपनी ऑनलाइन लाइफ को छोड़ने का फैसला लिया, और फर्स्ट वीक के बाद ही उससे आदत पड़ने लग गई। इसके लाइफ में स्लो डाउन हो गई, मगर उसने जब 25 डेज़ गुजर गए तो वो फिर से ऑनलाइन रहने लगा, लेकिन इस बार पहले से भी ज़्यादा। तो किसी भी चीज़ को एकदम छोड़ना पॉसिबल नहीं है, और ना ही एक सॉल्यूशन है। तो इससे अच्छा ये है कि हम इंटरनेट को आज की लाइफ की ज़रूरत समझते हुए यूज़ करते रहे। कभी कभी इसका फ़ायदा भी होता है। अब सोशल मीडिया को ही ले लीजिए, कई बार ये आपके लाइफ में कोई गोल हासिल करने में हमारी मदद करते हैं, और देखा जाए तो इसके एक नहीं बल्कि बहुत सारे फ़ायदे हैं, बजाय इसके नेगेटिव साइड को अगर हम देखें। और फिर अगर 80-20 रूल है कि हमारे काम का 20% हिस्सा 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, तो आप ये श्योर कर ले कि इस 20% में आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें, ताकि जो रिजल्ट होगा वो ड्रास्टिक लेवल पर अचीव होगा। तो 30 दिन के लिए खुद को इंटरनेट से दूर रखें। और अगर आपको लगता है कि आपके ये 30 दिन इंटरनेट यूज़ करके मज़े से गुजरते हैं, या फिर लोग आपको एकदम पागलों की तरह मिस कर रहे हैं, क्या क्यों नहीं देख रहे ऑनलाइन, क्या आप कहाँ गए, तो ऐसा कुछ हुआ तो आप फिर से ऑनलाइन जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इंटरनेट से दूरी बनाए रखें। अब ये तो जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको समझ पड़ेगा सिचुएशन कैसी है। तो साइड नोट में लिख लीजिए कि आप उस दिन ऑफलाइन जा रहे हैं। आमतौर पर एक आदमी दिन भर में 8 घंटे काम करता है, जिसका मतलब कि 16 घंटे फ्री होते हैं। तो ये टाइम सिर्फ इंटरनेट पर सफरिंग करने में क्यों वेस्ट किया जाए। इससे तो अच्छा है कि सेल्फ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस यूज किया जाए। बोर्डम से बचने के लिए पहले ही डिसाइड किया जा सकता है कि इस फ्री टाइम में हमको क्या करना है, जिससे कि हम ज़्यादा एफिशिएंट हो पाए।
और आगे है चौथा रूल यानी कि ड्रेन द सेलो, यानी कि 37 सिग्नल्स नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपने वर्किंग डेज 5 से 4 कर लिए थे और फिर भी उनके प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं आया। कुछ लोग तो आर्ग्यू करेंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, लेकिन ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने अपने काम को फिनिश करने के लिए टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी। उन्होंने अपने काम में सेलो वर्क को लगभग पूरी तरीके से एलिमिनेट करके रख दिया था। और जब आप सेलो वर्क को डीप वर्क से रिप्लेस करते हो तो आप देखेंगे कि कैसे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलते हैं। जी हाँ, बेशक आपको आपकी फिजिकल लिमिट्स का तक पहुंचना, जैसे कि स्टडीज़ में देखा गया है कि डीप वर्क करने के लिए 4 घंटे मैक्सिमम टाइम है। हाँ, रियरली इंडिविजुअल की बात अलग है। अगर आप डीप वर्क करते हैं तो आप 4 घंटे में ही वो अचीव कर लेंगे जो बाकी लोग 8 घंटे में अचीव करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सेलो वर्क होता क्या है। सेलो वर्क वो होता है जब हमारे ब्रेन का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जहाँ जिसमें हम लेज़ी होकर के काम करते हैं और जिन्हें करते हुए बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सेलो वर्क करने वाले दुनिया में ज़्यादा कुछ वैल्यू ऐड नहीं करते और ये ईजिली रिप्लेस किए जा सकते हैं। सेलो वर्क अवॉइड करने के लिए आपको सबकी पहुंच से दूर रहना होगा। इसका मतलब है कि आपको ईमेल्स भेजने वाला सेंडर कोई भी ईमेल भेजने से पहले आपके टाइम की वैल्यू करते हुए बड़े थॉट्सफुल तरीके से सिर्फ वही ईमेल्स आपको भेजेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनका रिप्लाई आप तभी देंगे जब आपको लगे कि रिप्लाई देना ज़रूरी है। और अगर आपका रिप्लाई करना या ईमेल चेक करना आपके वैल्यूएबल टाइम के हिसाब से सूट नहीं करता है तो पहली बात तो ये है कि वो ईमेल भेजने वाला आपको ईमेल्स भेजेगा ही नहीं, जिससे कि आप अननेसेसरी सेलो वर्क से बच जाएंगे। और रिप्लाई के तौर पर जब आप क्या रिप्लाई करना है इस बारे में गहराई से सोचेंगे तो आपका जवाब घुमा फिरा करके यही बल्कि क्लियर होता है कि उसमें कंक्लूजन रहता है। दूसरा ऑप्शन है रिप्लाई ना करना। अगर आपको लगता है कि आप इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिसका कोई आंसर आपको देते नहीं बन रहा है, या फिर इसमें कोई प्रपोजल है ही नहीं, या फिर आपके रिप्लाई करने से कुछ खास नहीं होने वाला और ना ही रिप्लाई ना करने से कुछ नुकसान होगा, तो मुद्दा मामला ऐसा है कि इस समरी से हमने सीखा कि डीप और सेलो वर्क के बीच में क्या डिफरेंस है। हमने इसमें डीप वर्क करने के 4 तरीके भी सीखे, जो है मोनिस्टिक अप्रोच, बिमोडल अप्रोच, रिदमिक अप्रोच और जर्नलिस्ट अप्रोच। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो हमने सीखी है वो ये है कि हम सोशल मीडिया और इंटरनेट के डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। और अगर हम इस समरी के सारे रूल्स को अप्लाई करें तो इस बात में कोई शक नहीं कि हम पहले से ज़्यादा डीप वर्क करने के बावजूद अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा स्पेंड कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ये समरी यहीं पे ख़त्म होती है। अब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको समरी में कुछ चेंजेस चाहिए या कोई सजेशन मुझे देना होगा तो प्लीज़ दे सकते हैं। थैंक यू।